भाषा तो भाषा है। उनका जो ये विभाजन किया गया है भाषा का, ये विभाजन कई स्तरों पर कई अर्थ में अलग अलग होते हैं। अब रचनात्मक भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है और संचार भाषा क्या है। तो रचनात्मक भाषा, क्रिएटिव लैंग्वेज। अब यहाँ देखना ये है कि जब आप क्रिएटिव लैंग्वेज, रचनात्मक भाषा की बात करते हैं तो रचनात्मक भाषा से अभिप्राय है कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक आदि की भाषा, जिसमें हम कभी ऐतिहासिक पात्रों को लेते, उसमें थोड़ी कल्पना भी मिला देते हैं और तब कोई साहित्य रचते हैं। उदाहरण के लिए कामायनी की भाषा रचनात्मक भाषा होगी। उदाहरण के लिए गोदान की भाषा रचनात्मक भाषा होगी। उदाहरण के लिए मैला आंचल की भाषा रचनात्मक भाषा होगी, क्योंकि रचनाकार ने क्रिएशन किया है। क्रिएशन किया है तो रचनात्मक भाषा है। लेकिन एक बात समझ लेने की जरूरत है कि ये जो संचार भाषा है एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है। तो क्या संचार भाषा में रचनात्मकता की जरूरत होती है या नहीं? अब संचार भाषा को जब बृहद से पढ़ेंगे हम लोग, तो संचार के कई प्रकार हैं और उसमें जो सबसे विशिष्ट प्रकार है और पॉपुलर है वो है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। तो जनसंचार के अंतर्गत अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि आ गए। सपोज आप दैनिक जागरण के लिए इंटरनेट पर ई जागरण निकालते हैं, आप संपादक हैं, तो क्या आप रचनात्मकता का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो उपयोग करते हैं, उस अर्थ में वहां भी भाषा रचनात्मक हो सकती है। लेकिन रचनात्मक भाषा का जो मुख्य, उसकी जो परिभाषा है वह यह है कि कविता, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, आलेख, फीचर, इनकी भाषा। जैसे मैं इसको सरलता में आपको समझा देता हूँ। आज का हिंदुस्तान या दैनिक जागरण निकला होगा, डेली प्रकाशित होते हैं अखबार, उसमें एडिटोरियल भी लिखा होगा। एकाध समसामयिक विषय पर आर्टिकल्स भी लिखे गए होंगे, एडिटोरियल वाले पेज पर रहता है। एकाध फीचर भी लिखा गया होगा। तो संपादकीय आर्टिकल और फीचर का, संपादकीय आलेख और फीचर की भाषा रचनात्मक भाषा कहलाएगी। लेकिन वहां जो समाचार दिए गए, उस समाचार की भाषा को हम रचनात्मक भाषा प्रायः नहीं कहेंगे। क्या अंतर आ गया भाई? तो समाचार की भाषा में तथ्य महत्वपूर्ण है, फैक्ट्स। बस और ट्रक की टक्कर में 3 मरे। तो बस और ट्रक की टक्कर में 3 मरे, इसमें रचनात्मकता की जरूरत नहीं है, इसमें यथार्थ की जरूरत है। जो सच है उसको प्लेन टेक्स्ट में लिखना है, सामान्य भाषा में लिखना है, उसमें आप अपनी रचनात्मकता नहीं मिला सकते। नहीं तो खबर
खबर जो है अविश्वसनीय हो जाएगी। लेकिन जब शंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी की रचना की है, तो ध्रुव स्वामिनी का आधार ऐतिहासिक भी है और कवि ने अपनी कल्पना से भी उसमें सृजन किया है। अगर उन्होंने चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटक लिखा तो उसका आधार ऐतिहासिक है, लेकिन कल्पना उनकी अपनी। उन्होंने कामायनी की रचना की तो श्रद्धा मनु आदि जो पात्र हैं वो हमारे शास्त्रों में वर्णित पात्र हैं, लेकिन श्रद्धा को हृदय का, मनु को मन का और ईरा को बुद्धि का प्रतीक बनाकर कामायनी महाकाव्य की रचना प्रसाद जी ने की। तो ऐसा नहीं मिलेगा कि एक भाषा में दूसरा भाषा रूप नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसकी सीमा इसलिए निर्धारित की गई, खासकर राजभाषा में। राजभाषा में शब्द वही रहते हैं जो परंपरा से चल रहे, कुछ गढ़े जाते हैं, लेकिन उन शब्दों के अर्थ स्थिर कर दिए जाते हैं। उसमें लचीलापन नहीं होगा, उसका वही अर्थ होगा जो सरकारी कार्यालय निर्धारित करना चाहता है। जैसे अग्रेसिव का मतलब है फॉरवर्ड, आगे भेजा हुआ। अब इसका दूसरा मतलब नहीं होगा तो ये राजभाषा होगी। अब जैसे अति गोपनीय, तो यह राजभाषा हो। अब सपोज हम आपसे कहते हैं कि यह अति गोपनीय मामला है, तुम किसी और को मत बताना, केवल मैंने तुम्हें बताया है। तो सामान्य जीवन में भी इसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम आप कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन सरकार में अति गोपनीय का मतलब केवल टॉप सिक्योरिटी होगा, ठीक है ना? उसी तरह से अब संपर्क भाषा जो है ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, आपस में सहयोग करने की भाषा है। और जो संचार भाषा है ये विचार विनिमय की भाषा है। अब ये संचार कई तरह से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, भारत ने किया था, प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और मुख्य वैज्ञानिक कौन थे? अब्दुल कलाम। तो उन दोनों के बीच में कमिटमेंट था, एक कोड बना, कूट भाषा उसको कहते हैं। दोनों के बीच में कमिटमेंट हुआ होगा कि जब परमाणु परीक्षण सफल होगा तो कलाम साहब वाजपेयी जी को संदेश देंगे कि तिरंगा लहरा दिया गया। तो तिरंगा लहरा दिया गया का सामान्य अर्थ अगर कोई सुनेगा तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कहीं फहराया गया है, ये बात हो रही है। लेकिन डिकोडिंग और एनकोडिंग में एक कूट भाषा में कलाम जी ने संदेश भेजा, उसको फिर कोड में बदल के वाजपेयी जी ने संदेश लिया कि वो परमाणु परीक्षण सफल हुआ। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आप इशारे से बात करते हैं कि नहीं, बिहारी लाल जी के काव्य में आंखों का इंप्रेशन बहुत है। महादेवी जी कहती है कि मनुष्य यदि आंखों से बात कर पाता तो दुनिया के बहुत सारे विवाद यूं ही समाप्त हो जाते।
इसका मतलब संकेत भी एक भाषा है। तो इन सारी चीजों का आज व्यवस्थित क्रम में अध्ययन करेंगे यहाँ। फिर भी इनके बीच में जो विभेद है, जो विभाजक रेखा है, वो आपको स्पष्ट बताएंगे कि रचनात्मक भाषा के दायरे में कौन सी चीजें आएंगी, राष्ट्रभाषा किसको कहेंगे, राजभाषा किसको कहेंगे, संपर्क भाषा किसको कहेंगे और संचार भाषा किसको कहेंगे। संचार केवल विनिमय की भाषा है, लेकिन जब जनसंचार में जाएंगे तो ये मास कम हो जाता है, इसका फील्ड बहुत बड़ा हो जाता है। तब जो है, अब जैसे मोदी जी पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं और 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी है, तो वे उससे जो बातें कर रहे हैं उन लोगों से, यह संचार का कौन सा प्रकार कहलाएगा? अभी यह जनसंचार नहीं है। यही मजे की बात है, अभी तक ये जनसंचार नहीं।